दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं उस कहानी के लेखक हैं सआदत हसन मंटो साहब और कहानी का शीर्षक है तमाशा। 2-3 दिन हवाई जहाज सियाह उकाबों की तरह पर फैलाए खामोश फिजा में मंडरा रहे थे, जैसे वे किसी शिकार की खोज में हों। सुर्ख आंधियां वक्त बेवक्त किसी आने वाले खूनी हादसे का संदेश ला रही थीं। सुनसान बाजारों में सशस्त्र पुलिस की गश्त एक अजीब भयावह दृश्य पेश कर रही थी। वे बाजार जो आज से कुछ अरसे पहले लोगों की भीड़ से भरे हुआ करते थे, अब किसी नामालूम खौफ की वजह से सूने पड़े थे। शहर की फिजा पर एक रहस्यमयी खामोशी छाई हुई थी और डरावना खौफ राज कर रहा था। खालिद घर की खामोशी और स्तब्ध फिजा में सहसा हुआ अपने वालिद के पास बैठा बातें कर रहा था। अब्बा, आप मुझे पढ़ने क्यों नहीं जाने देते? बेटा, आज स्कूल की छुट्टी है। मास्टर साहब ने तो हमें कहा ही नहीं। वह तो कल कह रहे थे कि जो लड़का आज स्कूल का काम खत्म करके अपनी कॉपी नहीं दिखाएगा उसे कठोर सजा दी जाएगी। वह कहना भूल गए होंगे। आपके दफ्तर की छुट्टी होगी? हाँ, आज हमारा दफ्तर भी बंद है। चलो, अच्छा हुआ। आज आपसे कोई बढ़िया सी कहानी सुनूंगा। यह बातें हो रही थीं कि 3-4 जहाज कोलाहल करते हुए उनके सिर से गुजर गए। खालिद उनको देखकर बहुत भयभीत हो गया। वह 3-4 दिन से इन जहाजी उड़ानों को गौर से देख रहा था, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। वह हैरान था कि जहाज सारा दिन धूप में क्यों मंडराते रहते हैं। वह उनकी रोजाना की गतिविधि से बेहद तंग आकर बोला, अब्बा, मुझे इन जहाजों से सख्त खौफ मालूम हो रहा है। आप इनके चलाने वालों से पहले कह दें कि वे हमारे घर के ऊपर से न गुजरा करें। खौफ? कहीं पागल तो नहीं हो गया खालिद? अब्बा, ये जहाज खौफनाक हैं, आप नहीं जानते। ये किसी न किसी रोज हमारे घर पर गोला दाग देंगे। कल सुबह मामा अम्मी जान से कह रहे थे कि इन जहाज वालों के पास बहुत से गोले हैं। अब्बा, यदि उन्होंने इस किस्म की कोई शरारत की तो याद रखें, मेरे पास भी एक बंदूक है, वही जो आपने मुझे पिछली ईद पर खरीद कर दी थी। खालिद के अब्बा ने अपने लड़के की गैर मामूली हिम्मत पर हंसते हुए कहा, मामा तो पागल है। मैं उससे कहूंगा कि वह घर पर ऐसी बातें क्यों करती है। इत्मीनान रखो, वह ऐसी बेकार की बात कभी नहीं करेगी। अपने वालिद से विदा होकर खालिद अपने कमरे में चला गया और हवाई बंदूक निकालकर निशाना लगाने का अभ्यास करने लगा, ताकि उस दिन जब हवाई जहाज वाले गोले फेंके तो उसका निशाना चूक न जाए और वह अच्छी तरह बदला ले सके। काश प्रतिशोध का यही नन्हा जज्बा प्रत्येक शख्स में पैदा हो जाए। इसी अरसे में जबकि एक नन्हा बच्चा अपना बदला लेने की चिंता में डूबा हुआ तरह तरह के मंसूबे बांध रहा था, घर के दूसरे भाग में खालिद का अब्बा बीवी के करीब बैठा हुआ मामा को हिदायत कर रहा था कि वह आगे से घर में इस किस्म की कोई बात न करे जिससे खालिद को वहशत हो। मामा को और बीवी को इस तरह की ताकीद करके वह अभी बड़े दरवाजे से बाहर जा रहा था कि खालिद एक खौफनाक संदेश लाया कि शहर के लोग बादशाह के मना करने पर भी शाम के करीब एक आम जलसा करने वाले हैं और यह आशा की जाती है कि कोई न कोई दुर्घटना जरूर होकर रहेगी।
खालिद का अब्बा यह संदेश सुनकर बहुत खौफजदा हुआ। अब उसे यकीन हो गया कि माहौल की गैरमामूली राहत, जहाजों की उड़ान, बाजारों में सशस्त्र पुलिस की गश्त, लोगों के चेहरों पर दुख का आलम और खूनी आंधियों की आमद किसी खौफनाक हादसे के आसार थे। वह हादसा किस तरह का होगा, यह खालिद के अब्बा की तरह किसी को पता नहीं था, मगर फिर भी सारा शहर किसी नामालूम खौफ में लिपटा हुआ था। बाहर जाने के विचार को तर्क करके खालिद का अब्बा अभी कपड़े भी नहीं बदल पाया था कि जहाजों का शोर बुलंद हुआ। वह सहम उठा। उसे लगा जैसे सैकड़ों इंसान एक सी आवाज में दर्द की शिद्दत से चीख रहे। खालिद जहाजों का शोरगुल सुनकर अपनी हवाई बंदूक संभालता हुआ कमरे से बाहर भाग आया और उन्हें गौर से देखने लगा, ताकि वे जिस समय गोला फेंकने लगे तो वह अपनी हवाई बंदूक की सहायता से उन्हें नीचे गिरा दे। इस वक्त इस 6 साला बच्चे के चेहरे पर पक्का इरादा और दृढ़ निश्चय के लक्षण प्रकट थे, जो कम हकीकत बंदूक का खिलौना हाथ में थामे एक वीर सिपाही को शर्मिंदा कर रहा था। महसूस होता था कि वह आज इस चीज को, जो उसे काफी समय से खौफजदा कर रही थी, मिटाने पर तुला हुआ है। खालिद को देखते देखते एक जहाज से कुछ चीज गिरी, जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह थी। गिरते ही वे टुकड़े हवा में पतंगों की भांति उड़ने लगे। इनमें से चंद खालिद के घर की छत पर भी गिरे। खालिद दौड़ता हुआ ऊपर गया और कागज उठाकर अपने वालिद के पास ले आया। अब्बाजी, मामा सचमुच झूठ बोल रहा था। जहाज वालों ने तो गोलों की बजाय कागज के टुकड़े फेंके हैं। खालिद के बाप ने यह वह कागज का टुकड़ा लेकर पढ़ना शुरू किया तो रंग पीला हो गया। होने वाले हादसे की तस्वीर अब उसे स्पष्ट तौर पर नजर आने लगी थी। उस इश्तिहार में साफ लिखा था कि बादशाह किसी को जलसा करने की इजाजत नहीं देता, और यदि उसकी इच्छा के खिलाफ कोई जलसा किया गया तो अंजाम की जिम्मेदारी स्वयं जनता की होगी। अपने वालिद को इश्तिहार पढ़ने के बाद इस तरह हैरान देखकर खालिद ने घबराते हुए पूछा, इस कागज में यह तो नहीं लिखा कि वे हमारे मकान पर गोले फेंकेंगे? खालिद, इस समय तुम बाहर जाओ अपनी बंदूक के साथ खेलो। लेकिन इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है आज शाम को एक तमाशा हो। खालिद के अब्बा ने खालिद से कहा। खालिद के बाप ने गुफ्तगू को अधिक बढ़ाने के भय से झूठ बोलते हुए कहा, तमाशा? फिर तो हम भी देखने चलेंगे ना। क्या कहा? इस तमाशे में क्या आप मुझे नहीं ले चलेंगे? ठीक है, ले चलेंगे। अब जाओ, जाकर खेलो। कहाँ खेलो? बाजार में आप जाने नहीं देते। मामा मेरे साथ खेलती नहीं। मेरा दोस्त भी तो आजकल यहां नहीं आता। अब आप ही बताएं, मैं खेलूं तो किससे खेलूं? शाम के समय तमाशा देखने तो जरूर चलेंगे ना। किसी जवाब का इंतजार किए बगैर खालिद कमरे से बाहर चला गया और अलग अलग कमरों में आवारा फिरता हुआ अपने वालिद की बैठक में पहुंचा, जिसकी खिड़कियां बाजार की ओर खुलती थी। खिड़की के करीब जाकर वह बाजार की ओर देखने लगा तो क्या देखता है कि बाजार में दुकानें बंद हैं, पर आना जाना बदस्तूर जारी है। लोग जलसे में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वह बहुत हैरान था कि दुकानें क्यों बंद रहती हैं। इस मामले के हल के लिए उसने अपने नन्हे दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर कोई नतीजा ना निकल सका। बहुत सोच विचार के बाद उसने सोचा कि लोगों ने वह तमाशा देखने के लिए जिसके इश्तिहार जहाज बांट रहे थे, दुकानें बंद कर रखी हैं। अब उसने विचार किया कि वह कोई निहायत ही दिलचस्प तमाशा होगा, जिसके लिए पूरा बाजार बंद है। इस ख्याल ने खालिद को बहुत बेचैन कर दिया और वह उस वक्त का बेकरारी से इंतजार करने लगा जब अब्बा उसे तमाशा दिखलाने ले जाएंगे।
समय गुजरता गया। वह खूनी घड़ी करीब तर आती गई। तीसरे पहर का समय था। खालिद का बाप और उसकी मां सहन में चुप बैठे एक दूसरे की ओर खामोश निगाहों से ताक रहे थे। हवा सिसकियां भरती हुई चल रही थी। तड़ तड़ की आवाज सुनते ही खालिद के बाप के चेहरे का रंग कागज की तरह सफेद हो गया। जबान से कठिनाई से इतना ही कह सका, गोली। खालिद की मां मारे खौफ के एक शब्द भी मुंह से न निकाल सकी। गोली का नाम सुनते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती में गोली उतर रही है। खालिद इस आवाज को सुनते ही अपने वालिद की उंगली थाम कहने लगा, अब्बा चलो चलें, तमाशा तो आरंभ हो गया। कौन सा तमाशा? खालिद के बाप ने अपने डर को छुपाते हुए कहा, वही तमाशा जिसके इश्तेहार आज सुबह जहाज बांट रहे थे। खेल आरंभ हो गया है, तभी इतने पटाखों का शोर सुनाई दे रहा। अभी बहुत समय बाकी है, तुम शोर मत करो, अब जाओ मामा के पास जाकर खेलो। खालिद यह सुनते ही बावर्ची खाने की ओर रवाना हो गया, मगर वह मामा को न पाकर अपने वालिद की बैठक में जाकर खिड़की से बाजार की ओर देखने लगा। बाजार आमदो रफ्त बंद हो जाने के कारण साए साए कर रहा था। दूर फासले से कुत्तों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ देर के बाद इन चीखों में इंसानों की दर्दनाक आवाजें शामिल हो गईं। खालिद किसी को कराहते सुनकर बेहद हैरान हुआ। अभी वह इस आवाज की जुस्तजू की खातिर कोशिश ही कर रहा था कि चौक में उसे एक लड़का दिखाई दिया जो चीखता चिल्लाता दौड़ा चला आ रहा था। खालिद के कमरे के ठीक सामने वह लड़का लड़खड़ा कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसकी पिंडली पर गहरा घाव था जिससे खून का फवारा निकल रहा था। यह दृश्य देख खालिद बहुत भयभीत हुआ। भागकर अपने वालिद के पास आया और कहने लगा, अब्बा बाजार में एक लड़का गिर गया है जिसकी टांग से बहुत लहू निकल रहा है। खालिद का बाप यह सुनते ही खिड़की की ओर गया और देखा कि वाकई एक नौजवान बाजार में औंधे मुंह पड़ा है। बादशाह के डर के कारण किसी में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उस लड़के को सड़क से उठाकर सामने वाली दुकान के पट्टे पर लिटा दे। अब्बा, इस लड़के को किसी ने मारा है? खालिद का बाप सहमति से सिर हिलाता कमरे से बाहर चला गया। खालिद कमरे में जब अकेला रह गया तो वह सोचने लगा कि इस लड़के को इतने बड़े घाव से कितनी तकलीफ हुई होगी, जबकि एक दफा उसे चाकू चुभने से तमाम रात नींद नहीं आई थी। उसका बाप और उसकी मां पूरी रात उसके सिरहाने बैठे रहते थे। इस ख्याल के आते ही उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वह जख्म खुद उसकी पिंडली में है और उसमें बहुत तीव्र दर्द है। वह एकदम से रोने लगा। खालिद के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां भागी भागी आई और उसको गोद में लेकर पूछने लगी, मेरे बेटे रो क्यों रहे हो? मम्मी, उसे किसी ने पीटा है। जरूर शरारत की होगी उसने, मगर स्कूल में तो छड़ी से सजा देते हैं, खून तो नहीं निकालते। फिर छड़ी जोर से लग गई होगी। तो फिर क्यों? इस लड़के का वालिद स्कूल में जाकर उस्ताद पर नाराज न होगा जिसने इस लड़के को इस हद तक मारा है। एक रोज जब मास्टर साहब ने मेरे कान खींचकर सुर्ख कर दिए थे तो अब्बा जी ने हेडमास्टर के पास जाकर शिकायत की थी ना। इस लड़के का मास्टर बहुत बड़ा व्यक्ति है, अल्लाह मियां से भी बड़ा। नहीं, उनसे तो छोटा है। तो फिर वह अल्लाह मियां के पास जाकर शिकायत करेगा। अब बहुत देर हो गई है, चलो सोए। अल्लाह मियां, मैं दुआ करता हूं कि तू उस मास्टर को जिसने इस लड़के को मारा है अच्छी तरह सजा दे और उस छड़ी को छीन ले जिसके प्रयोग से खून निकल आता है। मैंने पहाड़े नहीं याद किए, इसलिए मुझे भय है कि कहीं वही छड़ी मेरे उस्ताद के हाथ ना आ जाए। यदि तुमने मेरी बात न मानी तो फिर मैं भी तुमसे नहीं बोलूंगा। सोते समय खालिद ने दिल में दुआ की और सो गया। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा आपसे नई कहानी के साथ।
नए लेखक के साथ, नई सोच के साथ। धन्यवाद।